पुनः आप सबका स्वागत करती हूँ युगधारा हिंदी चैनल में। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैंने स्पर्श पुस्तक कक्षा 10वीं ब पाठ्यक्रम की हिंदी पुस्तक में संकलित पाठ पर्वत प्रदेश में पावस को लिया है। इसका आज हम संपूर्ण व्याख्या पढ़ेंगे। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कविता को पढ़ने से पूर्व हम अच्छा होगा कि कवि के जीवन परिचय पर थोड़ा सा नज़र डाल लें। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा जिले में जन्म हुआ था। आप बचपन से ही कविता लिखते थे। 7 साल की उम्र में ही स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत किया गया था आपको। 1915 से स्थायी रूप से साहित्य सृजन आपने शुरू कर दिया, यानी प्रारंभिक किशोरावस्था से ही आपने साहित्य रचना की शुरुआत कर दी थी। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद दिखाई देता है। इसके बाद मार्क्सवाद और महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है और इसके बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। यानी हम देखते हैं कि क्रमशः कवि काव्य के क्षेत्र में और विचारों के क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। उसके विचारों में परिपक्वता प्रवणता क्रमशः आ रही है। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर स्मृति केंद्र से जुड़े, आकाशवाणी से भी जुड़े रहे हैं। लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया था। ये हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। ये एक बहुत विशेष प्रश्न इनके बारे में बनता है। ये प्रश्न ये है कि इनको पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता ये थे, तो ये ध्यान रखना है आपको। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं कला और बूढ़ा चांद। इस कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको मिला था। 1960 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो आपको मिला था। 1969 में चिदम्बरा ग्रंथ पर, चिदम्बरा जो इनका संग्रह है, काव्य संग्रह है, उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको दिया गया था। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये 2 प्रमुख प्रश्न इनसे बनते हैं यहाँ पर। एक तो ये कि किस ग्रंथ के लिए बना, तो चिदम्बरा नाम के ग्रंथ के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और इसका सन भी याद रखेंगे आप, 1969 में इनको दिया गया था ये। इसके बाद में इनकी प्रमुख कृतियाँ हम ध्यान रखेंगे, वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। इसके अलावा भी और बहुत सारी कृतियाँ आपकी हैं, किंतु हमें ये केवल कुछ प्रमुख कृतियों का याद रखना है। इस कविता में पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा इस कविता के बारे में जानेंगे। ये सूचना हमको NCERT की पुस्तक से मिल रही है, इसलिए हम इस बात का पूरा विश्वास रखेंगे कि ये पूर्ण ऑथेंटिक, पूरी तरह से विश्वसनीय सूचनाएं हैं और इस कविता का आधार हैं। इसलिए हमको इस पाठ प्रवेश को अवश्य पढ़ना चाहिए। भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को न मचलता हो, जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हों। कहने का तात्पर्य यह है कि हर कोई चाहता है कि वो घूमे फिरे। पहाड़ों की सुंदरता देखकर सबका मन ललचाता है कि वो वहाँ पर जाए। हाँ, दूर बहुत नहीं भी जा सकते हैं हम, तो अपने आसपास के ही पर्वतों पर भ्रमण के लिए जाते हैं। अगर हमको मौका मिलता है तो हम अवश्य जाते हैं, ऐसा मौका खोते नहीं। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे जाए जैसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो, तो अर्थात ऐसी ये कविता जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसी ही कविता है कि हमको अपने कक्षा में बैठे बैठे या अपने कक्ष में बैठे बैठे यह अनुभूति होती है कि मानो हम स्वयं ही उस पर्वत प्रदेश का विचरण कर रहे हैं। प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आँखों से निरखने की अनुभूति देती है। यही नहीं, सुमित्रा नंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हों। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुँचे हैं जहाँ पहाड़ों की अपार श्रृंखला है और आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। तो इस सुरम्य दृश्य को हमारी आँखों में एक चित्र की भांति ये कविता
अंकित कर देती है और इस कविता को पढ़ करके हम उसमें लीन हो जाते हैं, उसमें हम तन्मय हो जाते हैं। लीन होने का मतलब तन्मय हो जाते हैं। महाप्राण निराला ने भी कहा था, पंत जी में सबसे ज़बरदस्त कौशल जो है वह है शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना। अर्थात महाप्राण निराला ने एक अंग्रेज़ी के कवि जिनका नाम शैली था, उनसे इनकी समानता दी है, तुलना करते हुए उनके समान इनको बताया है और ये कहा है कि इनकी ये समानता है शैली के साथ कि ये इतनी खूबसूरत उपमाएं लाते हैं और उन उपमाओं के द्वारा इतना सुंदर और कोमल अपने काव्य को बना देते हैं कि जो भी पढ़ता है वो उन संवेदनाओं को भली भांति महसूस कर सकता है, उस कोमलता को भली भांति महसूस कर सकता है। तो ये तो था पाठ के बारे में कुछ जो सूचनाएं हमको एनसीईआरटी की पुस्तक में से दी गई हैं। इसके बाद में हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। संपूर्ण व्याख्या मैं आपके सामने इसकी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये छोटी सी बहुत सुंदर कविता है। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ चित्र हमारे सामने आते हैं। वो कविता की आउटलाइन ही मैं आपको बता देती हूँ। ये कविता की आउटलाइन यह है कि कवि एक सुंदर से पर्वत अंचल में भ्रमण के लिए जाता है और वहाँ पर जो वह दृश्य देखता है उसको काव्य में बांध करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है, शब्दों में बांध करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो इसमें एक चित्र है पर्वतों का, विशाल पर्वतों का। दूसरा चित्र है एक तालाब का जो कि दर्पण के जैसा फैला है। तीसरा एक चित्र आता है हमारे सामने झरनों का। चौथा एक चित्र आता है वृक्षों का जो कि उस पर्वत शिखर पर उगे हुए हैं। और उसके बाद में पांचवा एक चित्र आता है जो है वृष्टि का, अर्थात वर्षा का, उस प्रदेश में होने वाली अचानक हो जाने वाली वर्षा का। तो ये 5 चित्र हमको इस पूरी कविता में देखने को मिलते हैं। कैसे, चलिए आगे देखते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। गिर का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर। यहाँ पर पारद नहीं है, वारिद है। वारिद का मतलब होता है बादल। इस पुस्तक में कैसे पारद लिखा है, शायद मिसप्रिंट हो सकता है। या कि उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर या वारिद के पर, हम दोनों ही संदर्भों में इस अर्थ को देख लेंगे, कोई बात नहीं। रवशेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भूपर अंबर। धस गए धरा में समय शाल, धस गए धरा में समय शाल। उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलदियान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो ये कविता है। इस कविता के अंतर्गत हमको बताया गया है कि किस प्रकार से वो जो सुंदर दृश्य है कविता का, कवि हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत करता है। पावस ऋतु। पावस ऋतु का मतलब होता है वर्षा ऋतु। ये वर्षा ऋतु का वर्णन है। किसी पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में का सौंदर्य कैसा होता है, कवि ने उसका वर्णन किया है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। वो ऋतु वर्षा की ऋतु थी जब मैं किसी पर्वतीय प्रदेश में भ्रमण के लिए गया, यात्रा पर गया। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो मैंने क्या देखा, कवि हमारे साथ साझा करता है। वो कहता है, मैंने देखा पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। हर एक पल प्रकृति का जो वेश था, अर्थात प्रकृति की का जो दृश्य था वो बदलता जा रहा। परिवर्तित मतलब बदलता जा रहा था। प्रकृति का वेश मतलब प्रकृति का जो सौंदर्य था
या उस जो जो दृश्य थे वो पल पल बदल रहे थे। कैसे बदल रहे थे? कभी अचानक धूप आ जाती थी, कभी अचानक बारिश आ जाती थी, कभी हवा चलने लगती थी, है ना। तो इस तरह से अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के वो दृश्य हो रहे थे, बहुत तेजी से दृश्य बदल रहे थे। अब कवि आगे करता है वर्णन पर्वत का, और वो कहता है कैसा? मेखलाकार पर्वत अपार। वो कहता है मेखला की आकृति के पर्वत अपार थे, इनका कोई पार नहीं था, अर्थात इनकी कोई सीमा नहीं थी। अर्थात जहाँ तक दृष्टि जाती थी वहाँ तक हमको वो मेखलाकृति पर्वत दिखाई देते थे। अब मेखलाकृति क्यों? मेखला एक आभूषण होता है जिसको महिलाएं कमर में पहनती हैं, और उसको परंपरागत रूप से, अब तो बहुत प्रकार के डिज़ाइन बनने लग गए हैं, लेकिन परंपरागत रूप से उसका आकार ऐसा होता था कि उसमें चेनें लगी होती थी, मतलब जंजीरें लगी होती थी, कई सारी जंजीरें लगी होती थी, और वो बीच बीच में बंधी होती थी जंजीरें। तो नीचे थोड़ी सी जंजीर झूलती थी और फिर ऊपर बीच में बांध देते, फिर झूलती, फिर बांध देते थे। तो जैसे झूला जैसी वो उसकी आकृति होती थी, उसको मेखला कहते हैं उस आभूषण को। तो यहाँ पर्वत भी वैसे ही हैं, पहले एक शिखर दिखाई देता है, फिर उसके बाद में एक गर्त दिखाई देता है, मतलब घाटी जैसी दिखाई देती है, फिर शिखर दिखाई देता है, फिर घाटी दिखाई देती है। तो यहाँ उसकी समानता मेखला से दे रहा है कवि, और कहता है मेखला की आकृति के पर्वत अपार थे, असीम थे, जहाँ तक दृष्टि जाती थी वहाँ तक पर्वत ही पर्वत दिखाई देते थे। अपने सहस्त्र दृग सुमन फार, और वो कैसे थे? यहाँ मानवीकरण किया गया है पर्वत का। अपने सहस्त्र दृग, सहस्त्र का मतलब होता है हजारों, दृग सुमन मतलब दृग रूपी अर्थात नेत्र रूप, सुमन रूपी नेत्र, फाड़, फाड़ मतलब बड़े बड़े करके खींच। जब हम किसी चीज़ को गौर से देखते हैं तो उसको हम कहते हैं आंखें फाड़ कर देखना। यहाँ पर्वत जो है वो पर्वत एक मनुष्य की तरह बताया है कवि ने, मानवीकरण किया गया है, पर्वत का मानवीकरण किया गया है, और कहा है कि वो मेखला की आकृति के अपार पर्वत अपने हजारों पुष्पों रूपी, जो पुष्प पर्वत पर खिले हुए हैं, पुष्पों रूपी नेत्र फाड़ फाड़ कर नीचे जल में निज महाकार अवलोक रहा है। बार बार अवलोक रहे हैं मतलब देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। किसको? अपने महान, निज मतलब अपने महाकार, महान आकार को, मतलब विशाल आकार को नीचे जल में देख रहे हैं। अब जल यहाँ पर दर्पण का काम कर रहा है। जिस प्रकार से दर्पण में हम किसी अपने किसी सुंदर परिधान को देखते हैं, अपने सुंदर मेकअप को देखते हैं, या सुंदर श्रृंगार को देखते हैं, या सुंदर आकार को देखते हैं, इसी प्रकार से ये पर्वत है, इसे अपनी विशालता का गौरव है, गर्व है, इसलिए वो अपने विशाल आकार को, महाआकार मतलब महाआकार को अवलोक रहा है, देख रहा है, बार बार देख रहा है। अपने हजारों, कहने का मतलब मेखला की आकृति के अपार फैले हुए पर्वत अपने हजारों पुष्पों रूपी नेत्रों को फाड़ करके अपने विशाल आकार को नीचे जल रूपी दर्पण में देख रहे हैं। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। अब उस दर्पण की भी चर्चा करता है कवि, कहता है कि वो कौन सा दर्पण है? वो दर्पण है तालाब रूपी दर्पण। उसके चरणों में अर्थात पर्वत के नीचे, पर्वत के तलहटी में जो पानी भरा हुआ है वो एक तालाब की शक्ल ले लेता है, और तालाब एक दर्पण की भांति जल में भी प्रतिबिंब दिखाई दिया करता है, इसलिए उसको दर्पण कहा गया है। तो पर्वत की ऊंचाइयों से गिरने वाला जल एक तालाब का रूप लेकर के उसके चरणों के पास अर्थात उसकी तलहटी में फैला हुआ रहता है, तो उसमें वह अपना प्रतिबिंब देख रहा है। दर्पण की भांति फैले हुए विशाल ताल में, जो कि उसके चरणों के पास है, वो अपना प्रतिबिंब देखता है। आगे कवि कहता है, गिर का गौरव गाकर झरझर। तो आपको मैंने बताए दो दृश्य। नंबर एक दृश्य तो ये था कि विशाल आकार के पर्वत हैं जो कि नीचे अपने विशाल आकार को देख रहे हैं, ठीक है, दर्पण में। दूसरा दृश्य बताया था कि एक तालाब है, विशाल पर्वत के चरणों में पला हुआ है, मतलब रहता है, निवास करता है, दूसरा दृश्य था। तीसरा दृश्य है
गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। तीसरा दृश्य जो है ये झरनों का है। बारिश के सीजन में, बारिश के मौसम में बहुत सारे झरने पहाड़ों से अर्थात कह सकते हैं कि जो बारिश का पानी है वो झरनों की शक्ल में उन पहाड़ों से झरझर करता हुआ अर्थात गर्जना करता हुआ स्वर के साथ सस्वर वहाँ से गिरता है या वहाँ से निकलता है। तो ऐसा कहते हैं, कवि ये कल्पना करता है कि ये झरने जो हैं इस गिरि का, विशाल पर्वत का गौरव गायन कर रहे हैं झरझर की आवाज़ के द्वारा। झरझर की आवाज़ झरनों में हो रही है तो उसको सुन करके कवि कहता है कि ये इस विशाल पर्वत के गौरव का गायन कर रहे हैं झरने। और मद में नस नस उत्तेजित कर क्या हो रहा है कि ये जो पानी है वो फोर्स के कारण या जोर के कारण से, जो शक्ति के साथ पानी गिर रहा है उस जोर के कारण से उड़ रहा है पानी और दूर दूर तक उछल रहा है। तो उसको देख कर के कवि कल्पना करता है कि मानो इन झरनों की नस नस मद से उत्तेजित हो। और मद कौन सा है? मद वही अपने जो पिता है, पर्वत रूपी पिता के शक्तिशाली विशालकाय होने के कारण इन बालकों को भी ऐसी कल्पना करता है कवि कि झरना जो है उस पर्वत का पुत्र है क्योंकि उससे वो पैदा हुआ है। दूसरी बात वो ये कहता है कि जब पिता शक्तिशाली होता है तो औलाद के मन में या संतान के मन में एक अलग तरह का गर्व रहता है, एक दर्प रहता है उनको, तो जिसके कारण जिस नशे में या जिस मद में वो डूबा रहता है। तो ये झरने अपने महान विशाल आकार वाले पिता के उस विशालता के कारण मद में हैं, इनकी नस नस मद में उत्तेजित है अर्थात इनको उस बल का, उस शक्ति का नशा है, इनको अभिमान है। और कैसे हैं ये? मोती की लड़ियों से सुंदर, मोती की लड़ियों के समान सुंदर हैं ये जो झरने हैं। कैसे हैं? मोती की लड़ियों जैसे सुंदर हैं, झरते हैं झाग भरे निर्झर। और जब वो तेजी से चट्टानों पर गिरते हैं, जब चट्टानों से पर गिरते हैं तो फिर उनमें झाग बनता है, स्वतः ही उसमें फेन बन जाया करता है उस फोर्स के कारण, उस ताकत के कारण, जोर के कारण। और पानी चारों तरफ बिखरता है उनका, तो लगता है मानो मोती की लड़ियाँ यहाँ फैल रही हों। तो मोती की लड़ियों जैसे सुंदर झाग से भरे हुए निर्झर मतलब झरने गिर रहे हैं इस पर्वत से, तो पर्वत शिखर से, तो लगता है कि ये भी नशे में है, उस ताकत के नशे में। ये तो अगला दृश्य था। इसके बाद चौथा दृश्य है। चौथा दृश्य पर्वतों का है, वृक्षों का है। पर्वत के ऊपर उगे हुए वृक्षों का है चौथा दृश्य। कवि कहता है गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब इसके थोड़े से शब्दार्थ की ओर पहले गौर कर लेते हैं। गिरिवर मतलब वही पर्वत जिसकी बात कर रहा है, जिस पर्वत प्रदेश में पावस की चर्चा कवि कर रहा है। उर मतलब हृदय से, उठ उठ कर मतलब खड़े हो करके, उच्चाकांक्षाएं मतलब उच्च धन आकांक्षाएं, ये शब्द बना है। उच्च धन आकांक्षाओं से ये शब्द बना है। तो उच्च और आकांक्षाएं दो, उच्च मतलब ऊंची, आकांक्षाएं मतलब इच्छाएं। से के समान, ये से का मतलब है यहाँ पर के समान। तरुवर मतलब वृक्ष है, झांक रहे नीरव, नीरव का मतलब होता है जिसमें कोई रव ना हो अर्थात कोई स्वर ना हो, कहें तो कोई शोर ना हो, कहें तो कोई आवाज़ जहाँ ना हो, जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा शांति हो, एक भी स्वर सुनाई न दे रहा हो। तो है झांक रहे नीरव नभ आकाश पर। अनिमेष, अनिमेष मतलब पलक झपकाए बिना। अटल, अटल मतलब बिना हिले डुले। टलना मतलब खिसकना, हिलना, डुलना, अपनी जगह से मूव करना। तो अटल मतलब बिना हिले डुले। कुछ चिंता पर, चिंता पर मतलब होता है चिंतित, चिंता पर होता है चिंतित, ठीक। तो अब हम इस पूरे स्टैंजा को, पूरे स्टैंजा का अर्थ देखते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर पर्वत के ऊपर जो वृक्ष लगे हुए हैं वे इस गिरि की
उच्चाकांक्षाएं हैं। इस पर्वत के ऊपर लगे हुए या उगे हुए वृक्ष इस विशाल पर्वत की उच्च आकांक्षाओं के समान हैं। ये उन उच्चाकांक्षाओं जैसे हैं ये वृक्ष। और क्या है, झांक रहे नीरव नभ पर। ये आकाश में, शून्य आकाश में, नीरव नभ जहाँ पर कोई स्वर नहीं है, स्वर रहित शांत आकाश में झांक कर देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आकाश में झांकने से मतलब यह है कि अभी यह गिरि जो है, अभी ये गिरिवर जो है, अपनी इतनी ऊंचाई होने के बाद भी अपनी ऊंचाई से संतुष्ट नहीं है। इसकी आकांक्षाएं अभी और भी ऊंचा होने की हैं, उच्च आकांक्षाएं। इसकी बहुत ऊंची ऊंची आकांक्षाएं हैं। ये इतना ऊंचा होना चाहता है कि इस आकाश की ओर झांक के देखता है कि क्या मैं इतना ऊंचा हो जाऊं, कितना अच्छा रहे यदि मैं इस आकाश के बराबर ऊंचा हो जाऊं। तो है झांक रहे नीरव नभ पर। ये नीरव आकाश पर झांकते हुए वृक्ष जो हैं इस गिरिवर की उच्च आकांक्षाएं ही हैं। और कैसे हैं वो, अब आगे ये विशेषताएं हैं। अनिमेष, अटल, कुछ चिंता पर। ये तीन जो हैं, ये जो हैं इनकी इन वृक्षों की विशेषताएं हैं और वृक्षों के माध्यम से पर्वत की विशेषताएं हैं। अनिमेष, बिना पलक झपकाए, अर्थात जिसको कहते हैं ना काक चेष्टा वको ध्यानम, तो पूरे ध्यान के साथ में, पूरी चेष्टा के साथ में ये उस ऊंचाई तक पर्वत उठना चाहता है। तो बिना पलक झपकाए ललचाई दृष्टि से उस आकाश को देख रहा है जहाँ तक ये पहुँचना चाहता है। अटल, बिना हिले डुले, वो हिलडुल नहीं रहा है, वह पूरी, यहाँ वृक्षों के अर्थ में तो अटल ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये गिरि के अर्थ में, गिरि यूं तो अटल है, लेकिन यहाँ पर वो अपने संकल्प से हिलना नहीं चाहता, बिल्कुल हिल नहीं रहा है। अर्थात कृत संकल्प है इस ऊंचाई तक अपने आप को पहुंचाने के लिए, इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए अटल है वो। कुछ चिंता पर, और चिंतित भी है, कुछ थोड़ा सा चिंतित है, ज़्यादा चिंतित नहीं है, उसको अपने ऊपर विश्वास है, लेकिन कुछ चिंतित है। क्यों कुछ चिंतित है? क्योंकि वह झांक कर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि वस्तुतः ऊंचाई है कितनी, लेकिन उस ऊंचाई का उसको कुछ थाह नहीं मिल, उस ऊंचाई की कोई सीमा उसको नहीं मिल रही। तो असीम ऊंचाई है, इसलिए वह चिंतित है कि मैं कैसे इतनी ऊंचाई तक जाऊंगा। ठीक है, ये चौथा दृश्य था। अब ये पांचवा दृश्य आता है। क्या है पांचवा दृश्य? पांचवा दृश्य शुरू होता है, वर्षा शुरू हो जाती है। उस समय जब कवि पर्वत प्रदेश में था तो अचानक वर्षा शुरू हो जाती है, और वर्षा होती है तो दृश्य कैसा बदलता है? उड़ गया अचानक लो भूधर। कवि कहता है लो, अभी तो मुझे पर्वत, भूधर पर्वत को कहते हैं, दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक अब तो वो पर्वत गायब हो गया, उड़ गया है मानो। कैसे उड़ गया है? देखो, वृष्टि होने लगती है, अचानक तेज बारिश होने के कारण सामने की दृश्यता शून्य हो जाती है, और जब दृश्यता शून्य हो जाती है तो सामने कुछ दिखाई नहीं देता है, और ऐसा लगता है कवि को कि अभी मैं आकाश को देख पा रहा था और अब अचानक आकाश उड़ गया है, अदृश्य हो गया। तो उसको लगता है कि उड़ गया है। क्यों, कैसे उड़ गया है? फड़का अपार वारिद के पर। ये वस्तुतः वारिद शब्द है, क्योंकि इस कविता को मैंने बहुत पहले कई बार पढ़ा हुआ है। तो ये मूल रूप में वारिद है। वारिद मतलब होता है बादल, अपार मतलब बादल भी अपार हैं। तो फड़का अपार वारिद के पर, इस पर्वत के ऊपर थोड़ी सी देर पहले कवि ने बादलों को घिरे हुए देखा था, और वो बहुत सारे थे, कई सारे बादल थे। ऐसे लग रहे थे वो पर्वत शिखर के पास बादल, मानो इसके पंख हों। पर मतलब होता है, पर का मतलब है पंख, ये पंख होते हैं। तो अपार वारिद के पर, वारिद मतलब होता है बादल। अचानक बादलों के जो पंख हैं ये लेकर के और उड़ गया वो, उन पंखों को फड़फड़ा करके, पर्वत जो है बादल रूपी पंखों को फड़फड़ा करके उड़ गया अचानक। ये दृश्य हो गया। और क्या दृश्य हो गया? बादल तो उड़ गया सो उड़ गया, और भी कुछ हुआ। अब क्या हुआ? रवशेष रह गए हैं निर्झर। रवशेष मतलब जिनका केवल स्वर ही बाकी हो, किसी भी
शब्द में शेष लगा देने से, किसी भी शब्द में शेष लगा दिया जाए तो उसका मतलब होता है कि सिर्फ उसके पहले जो चीज़ कही गई है केवल वह ही बाकी है। जैसे हम कहते हैं स्मृति शेष, तो जिसकी स्मृतियाँ ही, कोई स्वर्गवासी हो जाता है तो उसको हम कहते हैं स्मृति शेष। तो स्मृति ही जिसकी शेष हो, रव शेष, रव ही जिसका शेष हो, कीर्ति शेष, कीर्ति ही जिसकी शेष हो। तो इसका कहने का मतलब है रवशेष रह गए हैं निर्झर, कि जो निर्झर हैं, निर्झर का मतलब झरने जो थे जिनको मैं अभी देख पा रहा था, वे भी गायब हो गए हैं, लेकिन उनका क्या बाकी रह गया है? रव। रव मतलब स्वर उनका बाकी रह गया है, क्योंकि दृश्यता तो खत्म हो गई है लेकिन आवाज़ अभी भी झरनों की सुनाई दे रही है कवि को। तो कवि कहता है रवशेष रह गए हैं निर्झर, निर्झर केवल, निर्झरों का केवल या झरनों का केवल स्वर ही शेष रह गया है टूट पड़ा भू पर अंबर। अभी तक हमें सब कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा था, पर्वत दिखाई दे रहा था, बादल दिखाई दे रहे थे, तालाब दिखाई दे रहा था और पर्वत के ऊपर उगे हुए वृक्ष दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब अचानक ऐसा हो गया कि सारी दृश्यता खत्म हो गई और जिस प्रकार से आकाश का रंग होता है धूमिल धूसर धूसर सा रंग, वर्षा, चारों तरफ बारिश हो रही है, बारिश के कारण, उस वर्षा के कारण चारों तरफ केवल एक वही आकाश का सा ही रंग दिखाई दे रहा है, नीला पानी का रंग, कुछ मटमैला रंग। तो ऐसा लगता है मानो इस भू पर, भू मतलब होता है धरती, धरती पर अंबर अचानक टूट पड़ा है। एकदम से तेज बारिश शुरू होने के कारण सारी चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाती हैं और पूरे में जल वृष्टि दिखाई देती है। तो जल वृष्टि का, जल का रंग जो होता है वही आसमान का रंग होता है। तो लगता है कि ये अंबर जो है ये भू पर टूट पड़ा है, धरती पर टूट पड़ा है। और क्या हुआ है? और देखिए, ये तो हुआ है सो हुआ है, धंस गए धरा में सभय शाल। सभय मतलब जो भयभीत हो गए थे, धंस गए वो धरा में। जो शाल के वृक्ष अभी मैं पर्वतों के ऊपर देख रहा था वो अचानक से धरती में धंस गए हैं, अर्थात वो भी दृश्य, उनकी भी दृश्यता खत्म हो गई है, अब वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कारण वही है वृष्टि, बहुत अधिक वृष्टि होने के कारण। धंस गए धरा में सभय साल, वो जो साल के वृक्ष थे वो भी भयभीत होकर के धरा में घुस गए हैं, धरा में समा गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल, अभी जो तालाब दिखाई दे रहा था अब वो ताल भी नहीं दिखाई दे रहा है और तालाब के ऊपर भी वृष्टि हो रही है। तो वो वृष्टि कैसी दिखाई दे रही है? जैसे मानो धुआं उठ रहा हो। गिरता हुआ पानी जब दूर से दिखाई देता है तो उसमें कुछ धुएं का भी सा आभास होता है कि मानो धुआं उठ रहा हो। तो लगता है कि ताल जल गया और धुआं उठ रहा है, उठ रहा धुआं जल गया ताल, ताल जल गया और धुआं उठ रहा है उस जगह से, क्योंकि जलने के बाद किसी चीज़ के भी धुआं निकलता है। अब ये सब है क्या? आगे कवि कहता है अंतिम पंक्तियों में, ये हो क्या रहा था सारा? वो कह रहा है ये हो रहा था यों जलद यान में विचर विचर। जलद मतलब होता है बादल, यान मतलब होता है वाहन, बादल रूपी वाहन में बैठ के विचरण करता हुआ, विचर मतलब घूम घूम करके, विचरण करते हुए था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इंद्र अपना इंद्रजाल खेल रहा था। इंद्रजाल होता है जादू, जादू को कहते हैं इंद्रजाल, और ये बाजीगरी को कहते हैं इंद्रजाल। हम लोगों ने देखा है ना, जब हम कहीं सर्कस देखने जाते हैं तो उसमें एक बार जादूगर आता है बहुत सुंदर से कपड़े वपड़े पहन के और एक लड़की को लिटा देता है और फिर थोड़ी देर में वो चद्दर उड़ा देता है, बाद में चद्दर हटाता है तो उसमें से एक कबूतर निकल के आता है। ठीक, तो इस प्रकार से इसको, इस प्रकार की कला को इंद्रजाल कहते हैं। कभी कोई चीज़ अचानक दिखाई देती है, कभी कोई चीज़ अचानक दिखना बंद हो जाती है। तो इस प्रकार के जादू को इंद्रजाल कहते हैं। ये कौन खेल रहा है? ये वस्तुतः सब कुछ क्या घटित हो रहा है? वो कहता है कवि के बादलों रूपी यान में विचरण करते हुए इंद्र जो है इंद्रजाल खेल रहा है। तो ये तो इसकी सारी व्याख्या थी, विश्लेषण था। आशा है आपके लिए ये व्याख्या बहुत उपयोगी साबित होगी। आप इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक अंत तक देखें, समझने की कोशिश करें, पुनः पुनः देखें और आपको यदि समझ में आए, आपको ये वीडियो उपयोगी साबित
हो, आपको लगे कि बहुत उपयोगी है, तो आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एक नए वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।